सर, आर्मी रिपोर्ट्स में ये भी एक दावा किया जा रहा है कि ईरान अपना अफसूदा यूरेनियम किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप समझते हैं कि कोई मुल्क इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने को तैयार होगा, और अगर उसे अस्करी तनाजुर में देखा जाए तो ये कितना खतरनाक मरहला हो सकता है? देखिए, ईरान ने जितना गेन किया अभी तक न्यूक्लियर फील्ड में 60% वो कर चुके हैं, और वही मेन कंसर्न है अमेरिका का और इजराइल का कि ईरान को अगर डिनाई करना है तो उनको जीरो पे ले जाया जाए, कि जो उन्होंने 60% अचीव किया इसको रिवर्स किया जाए और उसको वहां तक ले जाया जाए जहां पे कि वो इस तरह की एनरिचमेंट के लिए दोबारा सफर तय करें। अब दोनों के लिए ये बहुत बड़ा, जैसे आप कह रही है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बहुत बड़ा इशू है, वर्ल्ड कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ईरान मनवा नहीं सकेगा। इसी तरीके से ये जो इनरिच्ड यूरेनियम के हैंड ओवर है अमेरिका को देना या किसी पे रखवाना, ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल है ईरान के लिए टू रियली एग्री। अब लेट्स सी आगे किस तरीके, एक तो ऑप्शन ईरान के पास है कि वो अंडर IAEA सुपरविजन इसको रिवर्स कर दे जो कुछ एनरिचमेंट हुई है, और सेकंड ये है कि वो ये मटेरियल जो है वो किसी और कंट्री में कस्टडी के लिए रखवा दे, जो कि मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकली शायद फिजिबल नहीं होगा। राइट। और ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने यह कहा है कि वो किसी डेडलाइन को तस्लीम नहीं करते। आपके ख्याल में ईरान वेटिंग गेम खेल रहा है जिसमें वो चाहता है कि वो US को एग्जॉस्ट कर दे, उसके डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज को खत्म कर दे, या वो वाकई किसी बड़े हमले के लिए अंदरूनी तौर पर तैयार है? देखिए, ईरान जो है उसकी ब्यूटी ये रही है कि उसने बड़ी बहुत खूबसूरत परजोवेनेस शो किया है। 47 ईयर्स से ऑनस्लॉट है उनके ऊपर एम्बार्गोज लगे, उनके ऊपर सैंक्शंस लगी, उनकी असैसिनेशंस हुई और उनके ऊपर पेनिट्रेशंस हुई हॉस्टाइल एजेंसीज की। साथ साथ उन्होंने अपनी तैयारी की कि वो उन्होंने बहुत खूबसूरत तैयारी की, और इसी की वजह से दे मैनेज टू कैरी द डे टू डे। सो इसलिए ईरान जो है वो तो कभी भी इनके प्रेशर्स में नहीं आया। यही मैं चीजें समझता हूँ अमेरिका को समझनी चाहिए कि अगर इससे पहले आपने न्यूक्लियर वेपन तक की धमकी दी कि हम पूरी सिविलाइजेशन को उड़ा देंगे, उससे बड़ी धमकी हो नहीं सकती। उस पे अगर ईरान ने गिवन नहीं किया तो आपकी धमकियों से आपको वो कैसे गिवन कर देगा कि आपने ब्लॉकेट लगाया हुआ है जो कि कंप्रोमाइज हो रहा है, उसके ब्रीचेस हो रहे हैं। मैं देख रहा था कहीं पे कि कैस्पियन जो सी है विच इज लैंडलॉक्ड, एक तरफ वो रशिया कनेक्ट होता है, दूसरी तरफ ईरान से कनेक्ट होता है, उसके थ्रू जो है वो तरसीलात ईरान तक पहुंच रही हैं, वेपन्स भी पहुंच रहे हैं। दिस इज व्हाट इज ऑन मीडिया, आई एम नॉट कंफर्मिंग एनी न्यूज, लेकिन ये कि ईरान को इस तरीके से चोक करना शायद पॉसिबल नहीं है। तो अगर उन्होंने न्यूक्लियर वाली थ्रेट को बर्दाश्त किया तो इस पे तो दे आर नॉट गोइंग टू केव इन। ठीक। अच्छा सर, मार्के हक की तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी क़यादत और सऊदी वली-अहद का भी शुक्रिया अदा किया है। हाउ डू यू सी द अलाइनमेंट ऑफ चाइना एंड सऊदी अरेबिया इस पूरे मुज़ाकराती अमल में, और क्या ये एक नया ब्लॉक आपके ख्याल में तश्कील पा रहा है जो कि अमेरिका ईरान सालसी के बाद भी कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाएंगे? और दूसरा मुझे ये भी जवाब दे दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चाइना का दौरा करना है, तो क्या वो अपने दौरे के दौरान या उससे पहले कुछ ऐसा आपको लगता है कि कोई आउटकम निकल आएगा इस मुज़ाकरात से कि ये जंग खत्म हो जाए? देखिए, लॉजिकल तो यही बनता है अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इश्यूज वहां पे डिस्कस करने हैं, क्योंकि ईरान की चोकिंग से जो सबसे सीरियसली इंपैक्ट होगा कंट्री एनर्जी सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाइना होगा। ईरान को सबड्यू करने में जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का, वो ये था कि चाइना की जो ऑयल सप्लाई है उसको अपने कंट्रोल में लिया जाए। एक तरफ चाइना जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स अमेरिका को डिनाई कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि एनर्जी मेरे हाथ में आ जाए ताकि मेरे पास कोई लेवरेज हो चाइना के साथ नेगोशिएट करने के लिए, गिव एंड टेक करने के लिए। वो तो ईरान तो सबड्यू नहीं हुआ, लेकिन ये कि एक स्टेलमेट की सिचुएशन है जिसमें जो नेगोशिएशन भी प्रेसिडेंट ट्रंप, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में होगा, फिर उसके बाद वहां पे ये होगा कि एक्सेप्टेंस टू लिव को एग्जिस्ट इन अ मल्टी जो है वो पोलर वर्ल्ड, जो कि अभी तक यूनिपोलर थी अमेरिका की, ये एक्सेप्टेंस शायद हो। तो ये सारी चीजें जो कुछ उन्होंने बातचीत करनी है उसका माहौल उसी सूरत में साजगार होगा अगर ये जो ईरानियन वॉर है इसका कोई एंड स्टेट नजर आ रही हो। अगर इसमें वीकनेस हुई तो उनकी वो जो विजिट है वो भी कंप्रोमाइज हो जाएगी। दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो, मैं ऑल्दो आपकी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है,
जो मैं उससे गेन कर सका हूँ वो ये है कि इंडीड चाइना जो पाकिस्तान जो है वो एक फ्रंट लाइन के तौर पे काम कर रहा है सफारती महाज पे दोनों पार्टियों को आपस में बिठाने की और नेगोशिएट करवाने की। लेकिन आप एग्री करेंगी कि पाकिस्तान के पास वो विदॉल नहीं है कि वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा सके। वो जो बेर-बिदौल है वो चाइना के पास है और रिटर्न की अगर बात की वो सऊदी अरेबिया के पास है। तो अनलेस ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन नेगोशिएशंस को और इस पीस डील को बैकअप नहीं करेंगी तो उसको इंश्योर करना जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो आपकी रीडिंग है बिल्कुल ठीक है कि चाइना, पाकिस्तान और जो है सऊदी अरेबिया और इवन मैं कहूँगा एट लेटेस्ट स्टेज इवन ईरान ये एक अलायंस इस रीजन में बन सकती है। राइट सर, लास्ट क्वेश्चन। कल पूरे मुल्क में मार्के हक की 1 साल मुकम्मल होने की तकरीबात मनाई गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 10 मई को यौम मार्के हक करार दिया है। इस मार्के ने आपके ख्याल में भारत के डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के ख्वाब को कैसे चिकनाचूर किया? देखिए, अगर 25 मई से पहले देखें तो पाकिस्तान कोई शक नहीं कि अपने अंदरूनी मसाइल में घिरा हुआ था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, economic instability, lack of harmony between the provinces, so there were multiple issues. तो इंडिया ने एक ख्वाब देखा कि ये टाइम है कि जब मैं पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करता हूँ और इसकी डिवीजन को एक्सेंचुएट करता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान की आवाम की यकजहती से, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म से हमने टेबल्स टर्न कर दिए इंडिया के ऊपर। जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता था इस मार्के से, पाकिस्तान को आइसोलेट करना, वो खुद आइसोलेट हो गया। पाकिस्तान करना वो खुद बदनाम हो गया। पूरी दुनिया को पता लग गया कि इसके नैरेटिव झूठे रहे हैं पिछले 10 साल से। खुद एज इंडिया का ऑब्जेक्टिव था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज हो, स्टेबलाइजर कंट्री के तौर पे इमर्ज हो। वो जो उसका स्टेटस है वो पाकिस्तान ने उसे स्नैच कर लिया। तो वर्चुअली द टेबल्स हैव बीन टर्न्ड ओवर इंडिया की कमबख्ती नहीं खत्म हो रही उस दिन से, और पाकिस्तान का जो स्टेचर है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन गुजरते दिन जो है वो मजीद से मजीद बेहतर हो रहा है। तो मेरे नज़दीक इंडिया करना कुछ और चाह रहा था और खुद उसका विक्टिम हो गया। इंडीड ये जो रोल है ना सिर्फ क्रिटिकल है बल्कि बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल है, क्योंकि दो वॉरिंग पार्टीज के दरमियान अमन करवाना, जबकि इतने स्ट्रॉन्ग और बड़े रेडिकल स्टांसेस हो, बड़ा मुश्किल बन जाता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सफारती महाज पे अपना बहुत एक माइलेज गेन किया है, बिकॉज मेरे नज़दीक अमेरिका बहुत बुरे तरीके से इस क्वैगमायर में फंस चुका है। अमेरिका चंद अहदाफ हासिल करने के लिए उसने एग्रेशन का रास्ता लिया ईरान के खिलाफ, अंडर एस्टिमेट किया ईरानियन रिजॉल्व को और उनकी एबिलिटीज़ को टू विथस्टैंड दैट चैलेंज, और अल्टीमेटली ना सिर्फ मिस किए अपने अहदाफ जो वो हासिल करना चाहता था, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक करवा दिया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ अब अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया उससे इम्पैक्ट हो रही है। आगे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि 14 मई प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चाइना जा रहे हैं जी। प्रेसिडेंट पुतिन ही इज कमिंग टू चाइना। उसके बाद फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दे आर ट्रैवलिंग टू चाइना। सो मेरे नज़दीक चाइना एक इमर्ज हो रहा है एज पहले भी वो है चैलेंजर ऑफ द सुपर पावर स्टेटस ऑफ द यूएस, लेकिन बिहाइंड द सीन अभी चाइना जो है वो बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, और पाकिस्तान ऑन द फ्रंट ऑफ द सीन एक मीडिएटर वाला रोल प्ले कर रहा है। दोनों साइड्स की पोजीशन बड़ी हार्ड है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली सैनिटी विल प्रिवेल और दोनों साइड्स को कोई कुछ गिव एंड टेक करके और जंग का खात्मा करना पड़ेगा, बिकॉज इस वक्त जो ऑप्शंस है जंग को कंटिन्यू करने की वो भी बहुत रिस्की हैं,